अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमने सिम्पैथोमिमेटिक्स स्टार्ट किया था, उसका एक पार्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि भाई इंट्रोडक्शन टू सिम्पैथोमिमेटिक्स, यानी सिम्पैथोमिमेटिक्स में हमने असल में पढ़ना क्या है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आप लोगों को कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम असल में है क्या या काम कैसे करता है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के मैंने आप लोगों को दो तरह के रिसेप्टर्स बताए थे, अल्फ़ा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स, यानी ये दो जो हमारे पास मेजर रिसेप्टर्स हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर्स। इनकी आगे फर्दर मैंने क्लासिफिकेशंस आप लोगों को बताई थी कि अल्फ़ा में अल्फ़ा 1 होते हैं एंड अल्फ़ा 2 होते हैं, और बीटा में बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। आज हम देखेंगे कि ये सारे रिसेप्टर्स जो हैं ये किस किस जगह में हमारी बॉडी में मौजूद हैं, और इनका मैकेनिज़्म थोड़ा कुछ हद तक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि ये लोग काम कैसे करते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशंस भी बताऊंगी। पहले मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन इस वजह से बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता होगा कि कौन सा रिसेप्टर किस जगह पर है, तो आप लोगों को इनके इफ़ेक्ट्स का भी पता लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं जी अल्फ़ा रिसेप्टर्स की। तो अल्फ़ा रिसेप्टर्स की हम टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं आगे। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर जो है हमारे पास ज़्यादातर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये लिस्ट आप लोगों की मिनी कैटजंग में दी हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये याद करनी है कि अल्फ़ा 1 रिसेप्टर किस किस जगह पर हैं। इसके अलावा इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल शेयर अ टेबल जहाँ पे मैं बता दूंगी कि किस ऑर्गन में क्या कम्बिनेशन है रिसेप्टर्स का, तो वो भी आप लोगों के लिए याद करना आसान हो जाएगा। पहला हमारे पास जो चीज़ है दैट इज़ अल्फ़ा 1। अल्फ़ा 1 हमारे पास मोस्टली प्रेजेंट होता है इन द मोस्ट वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, यानी हमारी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, और वहाँ पर इसका काम होता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराना, यानी ब्लड वेसल्स को तंग कर देना, यानी पतला कर देना, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड को ज़्यादा फोर्स यानी ज़्यादा फोर्स से गुजरना पड़ेगा और ब्लड को ज़्यादा रुकावट महसूस होगी। दूसरी जगह पे हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल्स को, लेकिन डायलेशन ऑफ प्यूपिल कॉज करते हैं। इस वजह से ये प्यूपिल डायलेटर मसल्स में होंगे और प्यूपिल डायलेट होगा इनकी वजह से। थर्ड पॉइंट है हमारे पास पाइलोमोटर स्मूथ मसल्स में, यानी हमारे जो हेयर्स होते हैं, गूज बम्प्स जिन्हें हम कहते हैं, बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं उनको हम कहते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट है हमारे पास अल्फा रिसेप्टर्स, और वहाँ पर उनकी कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से भी जो हेयर्स होते हैं वो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जब डर लगता है या जब ठंड लगती है या कोई भी ऐसा फियर हो जैसे या फ्राइट या कोई भी इस तरह की कंडीशन जिसमें आप लोगों को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसने एक्टिवेट होना, लाइक आप लोगों से कोई चीज़ टूट जाए या कोई डर हो कि अब तो डांट पड़ेगी, या टेस्ट ख़राब हुआ था स्कूल लाइफ में तो यार अब तो फादर से या अबू से डांट पड़ेगी। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जब भी हम डर की सिचुएशन में होते थे तो जो है बाल खड़े होने लग जाते थे बॉडी के, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक्टिवेट, और उनको हम कहते हैं गूज बम्प्स या पाइलोमोटर स्मूथ मसल उनको खड़ा करवाता है बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पाइलोमोटर स्मूथ मसल। तो ये उस वक्त हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ होता था, तो वो इरेक्ट करा देता था हमारी हेयर्स को। फोर्थ पॉइंट है एक्चुअली में हमारे पास ब्लैडर, ट्राइगोन एंड प्रोस्टैटिक स्मूथ मसल्स। इन सारी जगहों पर हमारे पास अल्फ़ा 1 होता है। ये मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल से बताया था कि हमारी ब्लैडर के ट्राइगोन में स्मूथ मसल्स में कौन सा अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स हैं, और वो कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं ब्लैडर की, जिसकी वजह से जो है ब्लैडर के स्फिंक्टर्स की और ट्राइगोन की एक्चुअली में, जिसकी वजह से यूरिनेशन नहीं हो पाती है। इसके अलावा हमारे पास लिवर है। लिवर में ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है हमारे पास अल्फ़ा 1 रिसेप्टर। ये सारे के सारे फंक्शंस आप लोगों को याद होने चाहिए क्योंकि ये बहुत काम आएंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स के बारे में है। अल्फ़ा 2 रिसेप्टर जो होते हैं ये एड्रीनर्जिक नर्व टर्मिनल्स जो होती हैं ना, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑटो रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करता है, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जाके ब्रेन से ही ब्लॉक करा देता है ताकि मज़ीद जो एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ना हो सके, क्योंकि अल्फ़ा 2 ऑटो रिसेप्टर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में अल्फ़ा 2 रिसेप्टर प्लेटलेट की एग्रीगेशन कराएगा। स्मूथ मसल्स और वेस्क्यूलर, जारी बात है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अल्फ़ा 1 की तरह इसने भी कॉन्स्ट्रिक्शन ही करानी है ब्लड वेसल्स की, लेकिन ब्लड वेसल्स में मेजर रिसेप्टर्स अल्फ़ा 1 होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो फैट सेल्स हैं यानी लिपोसाइट्स में अल्फ़ा 2 जो रिसेप्टर्स हैं ये लिपोलाइसिस को इनहिबिट करता है। बाकी सारे जो है ना
ये मैं आप लोगों को एक टेबल दिखाऊंगी जिसमें एक आधा जिनमें से रिसेप्टर है उसका डिफरेंट काम है, बाकी सब एक जैसा काम करते हैं। यानी ये जो है ना इनहिबिट करता है लिपोलाइसिस, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसके अलावा हमारे पास है पेनक्रियाटिक बीटा सेल। पेनक्रियाटिक बीटा सेल में ये इनहिबिट करता है इंसुलिन की सिक्रेशन। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जितने भी अल्फा रिसेप्टर्स हैं वो सब के सब डिक्रीज करेंगे सिक्रेशंस को। लाइक पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स इंसुलिन को डिक्रीज करता है अल्फा 2, लेकिन बीटा 2 इंक्रीज करेगा। इसके अलावा अल्फा जो होते हैं रिसेप्टर्स, बाकी अदर जो सिक्रेशंस होती हैं बॉडी की उनको भी ये डिक्रीज करता है, लेकिन जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं ना जहाँ जहाँ भी उनका काम होता है इंक्रीज सिक्रेशन। तो जहाँ भी अल्फा का नाम आना है आप लोगों ने याद रखना है कि वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज करेगा सिक्रेशंस को, और बीटा रिसेप्टर जो है वो इंक्रीज करेगा सिक्रेशंस को। ये हमने देख ली अल्फा 1 की। अब हम बात करेंगे बीटा रिसेप्टर्स की। बीटा रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं, ये क्या काम करते हैं, ये भी आप लोगों को बहुत डिटेल में और अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि जितने भी बीटा रिसेप्टर्स हैं सब के सब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं और सब के सब जी एस कपल्ड हैं। जी एस मीन्स के ये क्या करते हैं, एडिनाइलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करा के साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज कराते हैं। साइक्लिक एएमपी का लेवल जब इंक्रीज होता है तो साइक्लिक एएमपी आगे डिफरेंट काम करती है। लाइक इन द ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री साइक्लिक एएमपी जो है कैल्शियम कैल्मिडोलिन कम्प्लेक्स एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल को अंदर नहीं आने देंगे। एल टाइप कैल्शियम चैनल ओपन नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम कैल्मिडोलिन कम्प्लेक्स नहीं बनेगा। कैल्शियम कैल्मिडोलिन कम्प्लेक्स ने एक्चुअली साइक्लिक एएमपी के साथ कंबाइन होना था। साइक्लिक एएमपी बनाती है आगे प्रोटीन काइनेज। प्रोटीन काइनेजेस जो है हमारे पास, प्रोटीन काइनेजेस जो है उन्होंने आगे डिफरेंट प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन करानी है। लाइक मायोसिन लाइट चेन काइनेज, उसने मायोसिन लाइट चेन की फॉस्फोराइलेशन करानी थी। फॉस्फोराइलेशन होगी तो क्या होगा कि आगे कॉन्ट्रैक्शन होगी, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कुछ काम नहीं होता। साइक्लिक एएमपी कैल्शियम कैल्मिडोलिन कम्प्लेक्स जो होता है वो नहीं बनने देता है इन द ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री, यानी रिलैक्सेशन हो जाती है बाय ओपनिंग ऑफ द पोटेशियम चैनल्स। यानी ये थोड़ा सा डिफरेंट काम है। लाइक बीटा रिसेप्टर्स इन द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं, लेकिन बीटा रिसेप्टर्स इन ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री रिलैक्सेशन कॉज करते हैं। इसकी यही रीज़न है कि ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री में ये ओपन करते हैं पोटेशियम चैनल को, यानी रीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाती है एक्शन पोटेंशियल की, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन ही रिलैक्सेशन हो जाती है। और जो हमारे पास हार्ट होता है वहाँ पर ये ओपन करते हैं एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल साइक्लिक एएमपी, जिसकी वजह से कैल्शियम कैल्मिडोलिन कम्प्लेक्स बनता है। और कैल्मिडोलिन एक प्रोटीन है स्मूथ मसल्स में, जो हमने फिजियोलॉजी में सेकेंड ईयर में पढ़ी थी कि ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। तो वहाँ पे हार्ट में जो है वो कैल्शियम कैल्मिडोलिन कम्प्लेक्स के थ्रू होती है, और यहाँ पर जो है पोटेशियम चैनल की ओपनिंग की वजह से होते हैं। यानी मेजर इफेक्ट ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री में उसका है पोटेशियम चैनल्स का। नेक्स्ट हमारे पास है बीटा 1 रिसेप्टर्स। कहाँ कहाँ पे हैं ये मैंने आप लोगों को सेपरेट बताया है। फिर मैं आप लोगों को एक टेबल दूंगी जिसमें अल्फा 1 हर ऑर्गन का अल्फा और बीटा का कॉम्बिनेशन भी दिया होगा, यानी अल्फा उस ऑर्गन में क्या कराता है और बीटा उस ऑर्गन में क्या कराता है। पहली बात तो यह है कि हमारे पास जो हार्ट के मेजर रिसेप्टर्स हैं ना वो हमारे पास हैं, हार्ट के मेजर रिसेप्टर्स हमारे पास हैं बीटा 1। हमारे पास हार्ट में ना दोनों तरह के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, बीटा 1 भी प्रेजेंट है और 2 भी प्रेजेंट है। लेकिन जो मेजर रिसेप्टर्स हैं ना वो हमारे पास 1 रिसेप्टर्स हैं जो हमारे पास हार्ट में मौजूद होते हैं। तो आप लोगों ने याद रखनी है कि मेजर रिसेप्टर्स इन हार्ट आर बीटा 1, बीटा 2 रिसेप्टर्स पेयर रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा 3 रिसेप्टर्स भी असल में पेयर रिसेप्टर्स होते हैं हार्ट के अंदर। इसके अलावा हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं इन द जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी। ये चैप्टर 1 में भी आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू एनएस में भी मैंने आप लोगों को बताया था। वहाँ से ये रेनिन को रिलीज़ करवाता है फ्रॉम द किडनी जेजी सेल से और जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से। तो वहाँ पे याद ना भी हो तो इस स्लाइड को देख के आप लोगों को याद हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बीटा 1 रिसेप्टर्स जो है हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भी होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से इन्होंने एडीएच की रिलीज़ करवानी है। नेक्स्ट हमारे पास है बीटा 2 रिसेप्टर्स। बीटा 2 रिसेप्टर्स को हमें हमारे टीचर ने जब याद करवाया था उन्होंने कहा था दीज आर 2 नंबर रिसेप्टर्स और 2 नंबर रिसेप्टर्स लाइक अस, लाइक इट वाज अ जोक फॉर अस। तो इस वजह से ना बीटा 2 रिसेप्टर्स हर जगह पे हैं, बॉडी में हर जगह पे बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं। इसको हम कहते हैं जी 2 नंबर रिसेप्टर्स हैं। इसने हर जगह मान लिया कि हाँ मैं यहाँ पे भी हूँगा, मैं वहाँ पे भी हूँगा।
तो मतलब कि ना, मतलब कहता है कि बीटा 1 और बीटा 3 को कहता है कि तुम लोग साइड लाइन हो जाओ ना, मैं हर जगह संभाल लूँगा। तो बीटा 2 रिसेप्टर्स जो हैं वो हर जगह पे हमें नज़र आएंगे, लाइक इन हार्ट में हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं, मैंने आप लोगों को बताया है। मेजर बीटा 1 होते हैं लेकिन बीटा 2 भी हो सकते हैं। लिवर में मैंने अभी बताया था अल्फ़ा 1 भी बीटा होते हैं लिवर में, और बीटा 2 भी होते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स में हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं। डिट्रूजर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, इसमें हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं। ये मैंने आप लोगों को एक टेबल दिखाया था इन माय लेक्चर 3 पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स में। वो अगर आप लोग देखेंगे ना तो उसमें मैंने आप लोगों को कम्बिनेशन बताई है कि बीटा 2 रिसेप्टर्स इन द डिट्रूजर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्सेशन ऑफ द डिट्रूजर कॉज कराते हैं, लाइक और चूँकि M3 जो होते हैं वो पैरासिम्पैथोमिमेटिकली डिट्रूजर को कंट्रैक्ट करवा रहे थे जिसकी वजह से मिक्चुरेशन होती है, लेकिन बीटा 2 डिट्रूजर को रिलैक्स कराते हैं ताकि मिक्चुरेशन ना हो सके। इसके अलावा लिपोसाइट्स में ये प्रेजेंट हैं। बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज में प्रेजेंट हैं। इंसुलिन के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, लाइक मैंने पीछे बताया अल्फ़ा 2 ने डिक्रीज़ करना है और बीटा 2 ने इंक्रीज़ करना है। सिलियरी मसल ऑफ आई में प्रेजेंट हैं, वहाँ पे हमारे पास मिड्रियासिस काज कराएंगे। सिलियरी एपिथेलियम ऑफ आई में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे ये डिक्रीज़ करते हैं मतलब या इंक्रीज़ कर देते हैं आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर। तो इस वजह से जो है सर्टन बीटा 2 रिसेप्टर्स के जो है ना यूजेस में हम लोग देखेंगे इनके फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा। बीटा 2 रिसेप्टर्स जो हैं उनके जो हैं ड्रग्स जो हैं वो भी हमारे पास ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल में कौन कौन से मसल्स में हो सकता है, यूट्रस, उसकी ये रिलैक्सेशन कॉज कराएंगे। ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। स्केलेटल मसल की ब्लड वेसल में हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि स्केलेटल मसल्स में हमारे पास अल्फ़ा 1 और बीटा 2 की कम्बिनेशन होती है। अल्फ़ा 1 एंड बीटा 2 ये हमारे पास स्केलेटल मसल्स में कम्बिनेशन पाई जाती है। ये चार चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। स्केलेटल मसल्स में अल्फ़ा 1 एंड बीटा 2 की कम्बिनेशन होगी, और ये हम तकरीबन हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे मेजरली जो कम्बिनेशन है ना वो अल्फ़ा 1 एंड बीटा 2 का ही है। तो ये चीज़ आप लोगों के जहन में होनी चाहिए, और मेजर इफ़ेक्ट हमारे पास बीटा 2 की वजह से आता है, और बीटा 2 हमारे पास रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स कॉज कराता है, और अल्फ़ा 1 जो है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स कॉज कराएगा। इसके अलावा हमारे पास जो कोरोनरी ब्लड वेसल्स हैं, हमारे हार्ट की ब्लड वेसल्स, उनमें भी हमारे पास प्रेजेंट है बीटा 2 रिसेप्टर्स। तो ये सारी जगह हैं जहाँ जहाँ पे हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर्स होंगे। थर्ड हमारे पास है बीटा 3 रिसेप्टर्स। मैंने अभी बताया बीटा 3 रिसेप्टर्स और स्पेयर रिसेप्टर्स इन हार्ट में स्पेयर रिसेप्टर्स के तौर पर ये पड़े होते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल हो सकें। इसके अलावा हमारे पास लिपोसाइट्स हैं, उनमें यानी उन लिपिड्स के की इनहिबिट करना या प्रोमोट करना लिपोलाइसिस को, उसमें इनका काम है बीटा 3 का इन द लिपोसाइट्स। अब आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गई होगी। दिस इज़ द टेबल जिसकी मैं बात कर रही थी कि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने हर चीज़ का बताया है कि किस ऑर्गन में कौन सा रिसेप्टर है और कौन उसका क्या काम है। दीज स्लाइड्स आर एक्चुअली माई मोस्ट रिस्पेक्टेड टीचर स्लाइड, और इनकी वजह से ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे से की है। ही इज़ माई इंस्पायरेशन। तो आप लोगों ने भी ना ये चीज़ बहुत अच्छे से याद करनी है। ये टेबल आप लोगों को याद हो जाता है ना तो फिर कोई मुश्किल नहीं रहती, बहुत ईजी चीज़ है। सिलियरी मसल ऑफ आई में, और अगर आप लोगों ने लेक्चर पिछले सुने हैं ना मेरे, तो फिर तो आप लोगों के लिए ये रिसेप्टर याद करना अब मुश्किल नहीं बनता, बिकॉज मैंने बार बार लेक्चर्स में बताया है कि कौन सा रिसेप्टर कहाँ पे पड़ा है। सिलियरी मसल ऑफ आई में हमारे पास है बीटा 2 M3, इनका कम्बिनेशन होगा। बीटा 2 ने कॉज करना है रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन करनी है जी, फॉर नियर विजन करनी है M3 ने, और बीटा 2 ने करनी है रिलैक्सेशन फॉर फार विजन। सिलियरी एपिथेलियम ऑफ आई में अल्फ़ा 2 और बीटा 2 हैं। बीटा 2 करते हैं इंक्रीज एक्वस सिक्रीशन और अल्फ़ा 2 करते हैं डिक्रीज एक्वस सिक्रीशन। तो क्या होता है कि अल्फ़ा 2 के एगोनिस्ट यूज़ होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा, एंड बीटा 2 के एंटागोनिस्ट यूज़ होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा। एसओ नोड मैंने अभी बताया है बीटा 1 ग्रेटर देन बीटा 2। बीटा 1 ज़्यादा होते हैं हार्ट में, एट्रिया में, एवी नोड, वेंट्रिकल्स, इन सब जगहों पे बीटा 1 ज़्यादा होंगे बीटा 2 से। और हार्ट में दूसरे रिसेप्टर्स हमारे पास कौन से हैं, ये M2 रिसेप्टर जिन्होंने क्या कराना था, ब्रेडिकार्डिया, स्लोइंग ऑफ हार्ट रेट, कंडक्शन वेलोसिटी, हार्ट रेट एक्सेट्रा। ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री में कम्बिनेशन है बीटा 2 M3 का।
M3 ने क्या कराना था, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से कफिंग होती है और सांस लेने में मुश्किल। और बीटा 2 ने क्या करानी है, रिलैक्सेशन, खोल देना ट्रैकी ब्रोंकियल ट्री को, ब्रोंकाई डायलेट हो जाएंगे इसकी वजह से। तो अब इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ कि बीटा 2 के एगोनिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा या ब्रोंकाइटिस, और M3 के एंटागोनिस्ट यूज़ करते सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा और ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रोंकियल ग्लैंड्स, उनमें हमारे पास अल्फ़ा 1 एंड बीटा 2 की कम्बिनेशन है। अल्फ़ा 1 ने डिक्रीज़ करनी है सिक्रीशन एंड बीटा 2 ने इंक्रीज़ करनी है सिक्रीशंस। तो अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जहाँ जहाँ पे अल्फ़ा होंगे उन्होंने सिक्रीशंस को डिक्रीज़ करना है, और जहाँ जहाँ बीटा होंगे उन्होंने सिक्रीशंस को इंक्रीज़ करना है। तो ये पॉइंट यहाँ पे भी नज़र आ गया, ग्लैंड्स की सिक्रीशन डिक्रीज़ हो रही है बाय अल्फ़ा 1 और इंक्रीज़ हो रही है बाय बीटा 2। जेजी सेल्स मैंने अभी कम्बिनेशन बताया, अल्फ़ा 1 एंड बीटा 1, बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं। बीटा 1 ने अल्फ़ा 1 ने डिक्रीज़ करनी है रेनिन, बीटा 1 ने इंक्रीज़ करनी है रेनिन। डिट्रूजर ऑफ यूरानरी ब्लैडर, इसमें बीटा 2 M3, मैंने अभी आप लोगों को ये चीज़ बताई है। M3 ने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करा के मिक्सचुरेशन करा देनी है, और डिट्रूजर ने रिलैक्स करा के मिक्सचुरेशन को इनहिबिट कर देना है। यूट्रस आती है हमारे पास, यूट्रस में हमारे पास बीटा 2 एंड अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स हैं। अल्फ़ा 1 कॉन्ट्रैक्शन कराएगी प्रेग्नेंट यूट्रस की, ठीक है, यानी ये इसकी खराबी आता है एक्चुअली में, नहीं होनी चाहिए। एंड बीटा 2 ने क्या करना है, रिलैक्सेशन करानी है प्रेग्नेंट एंड नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की। तो ये हमने यूज़ करना है लाइक प्री टर्म लेबर को प्रिवेंट करने के लिए हम बीटा 2 के एगोनिस्ट यूज़ करते हैं, टर्ब्यूटालिन एक्सेट्रा। ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी भी सही, पढ़ाऊंगी भी सही। फिलहाल आप लोगों ने रिसेप्टर्स याद रखने के, कौन सा रिसेप्टर किस जगह पे है और क्या काम करा रहा है। स्केलेटल मसल्स में बीटा 2 के बारे में एक और बात है, बीटा रिसेप्टर्स सिर्फ और सिर्फ हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, बाकी सब जगहों पे रिलैक्सेशन कराते हैं बाय ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स। स्केलेटल मसल में एक ही रिसेप्टर्स हैं मेजरली, दैट इज बीटा 2। इन्होंने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ानी है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करानी है, पोटेशियम का अपटेक बढ़ाना है। लिवर में हमारे पास अल्फ़ा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं। अल्फ़ा 1 ने ग्लाइकोजिनोलाइसिस करानी है और बीटा 2 ने ग्लूकोनियोजेनेसिस करानी है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है कि ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है, और बीटा 2 ने ग्लूकोनियोजेनेसिस करानी है, यानी इसने भी ग्लूकोज को इंक्रीज़ करना है, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स, इनमें भी हमारे पास अल्फ़ा 2 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं। अल्फ़ा 2 ने डिक्रीज इंसुलिन, बीटा 2 ने इंक्रीज इंसुलिन। तो ये चीज़ें थी हमारे पास। अब मैंने ये चीज़ शुरू में बताई थी कि फैट सेल में तमाम रिसेप्टर जो हैं वो लिपोलाइसिस को इंक्रीज़ करते हैं एक्सेप्ट अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 2 ने डिक्रीज़ करनी है लिपोलाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बीटा 1 रिसेप्टर्स हैं जिन्होंने एडीएच के लेवल को बढ़ाना है। GIT ये मैं आप लोगों को बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ कि किसने क्या काम करना है, ये आप लोग वहाँ से देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा पिछले लेक्चर्स में से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आप लोगों को से पूछेंगे। स्केलेटल मसल, पल्मोनरी एब्डोमिनल विसरा, यानी हमारी बॉडी की मेजर ब्लड वेसल्स, आर्टरीज वगैरह, उन सब में जो मेजर कम्बिनेशन है दैट इज़ दिस अल्फ़ा 1 एंड बीटा 2। ये जो कम्बिनेशन है ना, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। अब कॉन्स्ट्रिक्शन होती है और डायलेशन होती है, अल्फ़ा से कॉन्स्ट्रिक्शन, बीटा से डायलेशन, ठीक है। तो इसने हमारे पास जो मेजर रिसेप्टर्स हैं दीज आर अल्फ़ा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स। बीटा 2 हमारे पास मेजर रिसेप्टर्स होते हैं हमारी तमाम ब्लड वेसल्स में, इन्होंने हमारे पास वेसोडाइलेशन करवानी है। हमारे पास दूसरे रिसेप्टर्स हैं कोरोनरी आर्टरीज, और इनमें हमारे पास अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड बीटा 2 की कम्बिनेशन है, लेकिन मेजर रिसेप्टर बीटा 2 है, इनकी वजह से आएगा इफेक्ट। स्किन में, मिकोसा में, वहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 का ही होता है, और वहाँ पर ज़्यादातर कॉन्स्ट्रिक्शन ही होती है। ये चीज़ें आप लोगों ने ना मेजरली याद रखनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ है रीनल ब्लड वेसल्स। रीनल ब्लड वेसल्स में सारे रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन इनमें से जो मेजर रिसेप्टर है ना दैट इज़ ओनली वन, दैट इज़ डोपामीन रिसेप्टर्स। डोपामीन रिसेप्टर जो होते हैं वो डायलेशन की वजह होते हैं इन द किडनी ब्लड वेसल्स। ये टेबल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जब पढ़ा दूंगी ना ड्रग्स, उसके बाद समझाऊंगी। नॉरएपिनेफ्रिन का जो हार्ट के ऊपर इफेक्ट है ना वो डुअल इफेक्ट है, यानी नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीज कर देती है हार्ट रेट को। डायरेक्टली कैसे करती है, अगर जो इसके रिफ्लेक्सेस हो ना वो ब्लॉक्ड हो, क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन ने क्या करना है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन एक्चुअली में कॉज करनी है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड वेसल्स बड़े, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा एक्चुअली में, और हार्ट रेट जो होगा वो कम हो जाएगा बाय बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। अगर रिफ्लेक्स ही ब्लॉक हो जाए,
तो क्या होगा कि हार्ट रेट इसकी वजह से डायरेक्टली बढ़ेगा, बिकॉज नॉरएपिनेफ्रिन बीटा 1 के ऊपर भी तो एक्ट कर सकती है ना, बीटा 1 के ऊपर एक्ट करके डायरेक्टली हार्ट रेट को भी बढ़ा सकती है। लेकिन अगर रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा तो हार्ट रेट नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से डिक्रीज ही होगा, और यही डोमिनेंट इफेक्ट होगा नॉरएपिनेफ्रिन का। नॉन एडिनर्जिक एडिनर्जिक ट्रांसमिशन ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कौन कौन सा क्या करता है। ये आप लोग जो है ना पिछले लेक्चर में देखें ना, इंट्रोडक्शन टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो उसमें बहुत डिटेल से मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है ये चीज़। दिस इज़ इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द एमसीक्यूज़, और आप लोगों के क्विज वगैरह में भी देंगे आप लोगों के टीचर्स कि डोपामीन जो है ना ये अगर लो डोज में होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ डोपामीन के अपने रिसेप्टर्स को ही एक्टिवेट करेगा, ओनली डी रिसेप्टर्स। लेकिन अगर इंटरमीडिएट डोज में होगा तो क्या होगा कि यानी दरमियानी सी डोज देंगे, यानी अगर हमने यहाँ 10 दी है और यहाँ पे हमने 15 दे दिए तो क्या हो 15 दे दिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि सिर्फ जो डोपामीन एंड बीटा रिसेप्टर दोनों को एक्टिवेट करेगा आके डोपामीन। अगर बहुत हाई में दिया यानी 20 मिलीग्राम दे दिया तो फिर हमारे पास क्या होगा कि जो है ना फिर हमारे पास तीनों रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, अल्फा बीटा एंड डोपामीन। ओके, यानी ये सारे रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे एट हाई डोजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू द एमसीक्यूज। ये हमारे पास है कि इनका हमारे पास नेट यूरेटिक इफेक्ट है, एंड ये आल्सो काज करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को भी। नेट यूरेटिक का मतलब ये होता है कि सोडियम की एक्सक्रीशन कराना इनटू द यूरिन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका ये इफेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से आया कि ये भी आप लोगों के एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आप लोगों ने याद रखनी है लाजमी कि नॉरएपिनेफ्रिन का बीटा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, नो बीटा इफेक्ट, ये चीज़ याद रखनी है, या फिर बहुत ही कम बीटा के ऊपर इफेक्ट होता है। नॉरएपिनेफ्रिन मोस्टली जो एगोनिस्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अल्फा रिसेप्टर का एगोनिस्ट है, बीटा के ऊपर इसका बहुत कमज़ोर इफेक्ट है या होता ही नहीं है। यानी अल्फा के ऊपर एंड बीटा अल्फा 2 के ऊपर इसका जो है कुछ हद तक काम, मेजरली इसका इफेक्ट इनके ऊपर होगा। बीटा 1 एंड बीटा 3 के ऊपर तो मतलब कुछ हद तक जैसे कहते हैं ना वीक बीटा इफेक्ट होगा, और लेकिन बीटा 2 के ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद करनी है। बीटा 2 रिसेप्टर दो नंबर रिसेप्टर्स होते हैं, इट इज़ जस्ट अ जोक। तो ये चीज़ जो है ना हमें हमारे टीचर ने जस्ट हमारी कंसंट्रेशन को थोड़ा ठीक करने के लिए कही थी। क्यों होती है? बिकॉज बीटा 2 रिसेप्टर्स तकरीबन हर जगह प्रेजेंट हैं। ये मैंने आप लोगों को सारा एक्सप्लेन कर दिया। ये फिर आगे बात आती है कि अगर नॉरएपिनेफ्रिन का बीटा 2 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है तो फिर बीटा 2 वेसोडाइलेशन कॉज करता कैसे है असल में? तो इसकी वजह है हमारे पास सिंपैथेटिक वाईफाई। सिंपैथेटिक वाईफाई ये वैसे आप लोगों को समझाने के लिए लिखा गया है। सिंपैथेटिक वाईफाई आइज एड्रेनल मेडुला, जिससे हमारे पास कैटेकोलामीन्स एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों ही निकलती हैं, और बीटा 2 रिसेप्टर्स एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों को रिस्पॉन्ड कर जाता है। अब नॉरएपिनेफ्रिन ने तो एक्ट करना नहीं है, नॉरएपिनेफ्रिन का तो बीटा 2 के साथ दुश्मनी है, लड़ाइयाँ, वो कहती है मैंने तो नहीं इसके साथ काम करना। तो क्या होता है कि एपिनेफ्रिन जो एड्रिनल मेडुला से रिलीज हो रही है कॉन्टीन्यूसली फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल ग्लैंड, तो वो आके एपिनेफ्रिन बीटा 2 के ऊपर लगती है और वेसोडाइलेशंस वगैरह होती हैं। देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन दिस इज एन अगेन एन एमसीक्यूज। एपिनेफ्रिन जो है उसका तकरीबन सारे एडिनो रिसेप्टर्स के ऊपर, एवरी रिसेप्टर के ऊपर हमारे पास वो है एपिनेफ्रिन काम करती है, चाहे वो अल्फा है चाहे वो बीटा है। तो एपिनेफ्रिन किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, किसी के साथ कोई कहती नहीं है कि किसी का कोई फेवरेटिज्म नहीं करती। लेकिन नॉरएपिनेफ्रिन जो है ना वो बीटा 2 के साथ उसने ज्यादती कर रखी है कि बीटा 2 के ऊपर मैंने एक्ट नहीं करना, लेकिन जो है ना वो कहती है मैंने बाकी रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करना है। लेकिन बीटा 2 भी कहता है बेशक ना करो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज उसके लिए क्या है एड्रिनल मेडुला जो कि एपिनेफ्रिन उसको कॉन्टीन्यूसली फराहम कर रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद करनी है। ये भी आप लोगों को मैं तब समझाऊंगी जब आप लोगों को मैं सारे रिसेप्टर्स बता दूं, सारे ड्रग्स बता दूंगी। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ये आप लोगों ने लाजमी करना है, और इसमें से ये मेटाबॉलिक इफेक्ट्स ये आप लोगों के ना एमसीक्यूज में अक्सर पूछ लेते होते हैं। दिस डायग्राम पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, एपिनेफ्रिन से कम होता है, जो प्रोटोनॉल से बहुत ज़्यादा कम होता है। अब इसकी क्या रीज़न है? नॉरएपिनेफ्रिन सिर्फ अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती है और वेसो कॉन्स्ट्रक्शन कॉज कराती है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स तंग हो जाती हैं और रुकावट यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो नॉरएपिनेफ्रिन सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर रही है।
दूसरे नंबर पे आती है एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन अल्फ़ा के ऊपर भी एक्ट करती है और बीटा के ऊपर भी एक्ट करती है। तो इसका दरमियाना सा इफेक्ट आता है, यानी इसने क्या करना है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करना है, लेकिन एक्टिंग ऑन बीटा 2 रिसेप्टर्स। इसके कंपैरिजन में अगर हम आइसोप्रोटेरिनोल को लें, जो कि सिर्फ और सिर्फ है ही बीटा रिसेप्टर्स का एगोनिस्ट है, ये नॉन सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट, तो इसने क्या करना है, इसने भी पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करना है बाय कॉजिंग वेसोडाइलेशन एक्टिंग ऑन बीटा 2 रिसेप्टर्स। तो इसने भी पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम किया है, लेकिन इसने कम किया है एज़ कम्पेयर टू एपिनेफ्रीन, बिकॉज एपिनेफ्रीन का कुछ हद तक अल्फा के ऊपर भी काम है। उसके बाद हमारे पास आता है ब्लड प्रेशर। जब पेरिफेरल रेजिस्टेंस ऑब्वियसली कम हो, ज़्यादा होगा, तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि ब्लड ज़्यादा फोर्स लगाएगा विद द ब्लड वेसल्स। और इसमें एपिनेफ्रीन की वजह से कुछ हद तक थोड़ा बहुत सा फ़र्क आता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, और मतलब कम होता है ब्लड प्रेशर जो होता है ना एपिनेफ्रीन की वजह से। और जो आइसोप्रोटेरिनोल है उसकी वजह से भी ये हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो कम आएगा, बिकॉज ये हमारे पास पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो गई है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो ब्लड को फोर्स कम लगानी पड़ेगी टू पास थ्रू द हार्ट या पास थ्रू द ब्लड वेसल्स। तो इस वजह से हार्ट रेट जो होगा या ब्लड प्रेशर जो होगा वो आइसोप्रोटेरिनोल और एपिनेफ्रीन दोनों की वजह से कम आएगा। ऊपर आता है हमारे पास जी पल्स रेट। पल्स रेट हमारे पास नॉर एपिनेफ्रीन की वजह से कम हो रहा है, यानी हमें हार्ट बीट की जो पल्सेस हैं वो कम फील होंगी, और जो एपिनेफ्रीन है उसकी वजह से हमें पल्स रेट जो होगा वो ज़्यादा होगा, और आइसोप्रोटेरिनोल की वजह से भी ज़्यादा होगा। अब इसकी रीज़न क्या है कि एपिनेफ्रीन जो होती है वो बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करके और आइसोप्रोटेरिनोल भी बीटा के ऊपर एक्ट करके हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। लेकिन जो नॉर एपिनेफ्रीन है इसने क्या करना है, इसका मैंने अभी पीछे भी बताया आप लोगों को कि इसने अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करके वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करा देनी है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू हार्ट रेट यानी पल्स रेट कम हो जाएगा। तो ये रीज़न है इस पूरे टेबल की जो आप लोगों को याद करनी है, और समझ आ गई है, नहीं आई तो मैं इस टेबल के लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी को भी बताइएगा ताकि सबका ही फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच टू ऑल। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक्स। अल्लाह हाफिज़।